है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोंक ठेलता जब नर्म पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे बुद्धा क्लासेस में हिंदी के सेशन के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी आसान भाषा में समझाऊंगा, ये मेरा वादा है। वैसे ही हम वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं आसान और इजी भाषा के साथ। आज आपका जो अगला टॉपिक है उसका नाम है वर्तनी। समय को देखते हुए हम वर्तनी की ओर चर्चा करते हैं कि सर वर्तनी होता क्या है, इसको समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। देखते ही देखते वर्तनी भी फिनिश। ठीक, आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अपने नोट्स साथ के साथ ही तैयार करते रहें, ताकि आप लोगों को जो है आगे चल के दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं हम वर्तनी की। सर वर्तनी क्या होता है? तो वर्तनी के बारे में पहला ही पॉइंट है कि जो वर्तनी है, वर्तनी जो है किसी शब्द में किसी अर्थ या भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में आते हैं, सर उसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द में किसी भाव को या किसी अर्थ को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में आए, उन्हीं इसी क्रम में लिखने को हम वर्तनी कहते हैं। सर यदि वर्तनी की बात करें तो हमने लिखा हाथी। यदि हाथी की बात करें तो इसमें है पहले आया, फिर ए आया, फिर थे आया और फिर ई आया। इस हाथी को इसी क्रम में लिखना हाथी का अर्थ देगा, इसीलिए हाथी का शुद्ध रूप ही क्या है? वर्तनी है। वैसे ही हमने लिखा खरगोश। यदि हम खरगोश की बात करें तो इसमें इतने सारे वर्ड जो हैं सब एक के बाद एक निश्चित क्रम में आकर खरगोश का सेंस दे रहे हैं, खरगोश का भाव दे रहे हैं, इसीलिए खरगोश भी एक शुद्ध रूप है जिसे हम वर्तनी बोल सकते हैं। यदि मैं वर्तनी की बात करूं तो अंग्रेजी भाषा में वर्तनी को स्पेलिंग कहते हैं और उर्दू भाषा में वर्तनी को ही हम हिज्जे कहते हैं। वर्तनी को क्या कहते हैं? हिज्जे। अंग्रेजी में स्पेलिंग और उर्दू में हिज्जे कहते हैं। लेट अस स्टार्ट। आगे बात करते हैं हम वर्तनी सुधारने के नियम। यदि हम वर्तनी सुधारने के नियमों की बात करें तो सर वर्तनी सुधारने के केवल 2 नियम हो सकते हैं और कोई नियम नहीं है। जिसमें आपका पहला नियम क्या है? सर पहला नियम है लेखन। आप ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा वर्तनी अर्थात हिंदी भाषा में आपका सुधार होता जाएगा। और दूसरा जो नियम है उसका नाम है अध्ययन, अर्थात अधिक से अधिक अध्ययन करने से, अधिक से अधिक पाठन करने से, अधिक से अधिक पाठन करने से आपका क्या है? वर्तनी में या हिंदी भाषा में सुधार होता जाएगा। तो वर्तनी सुधारने के केवल कितने नियम? 2 नियम। पहला आपका लेखन और दूसरा आपका अध्ययन। आगे बात करें जो अगला है, सर वर्तनी संबंधी कुछ अलग नियम हैं जो आपको लिखने में या पढ़ने में मदद करेंगे। उन्हीं नियमों की चर्चा करेंगे जो वर्तनी सुधारने में आपकी मदद करेंगे। आगे बात करेंगे, इसमें पहला नियम है सर वर्णों के लेखन में सावधानी। हमें वर्ण लिखते समय सावधानियां रखनी चाहिए। सर कैसी सावधानियां? तो पहली सावधानी पर हम ध्यान देंगे। पहली सावधानी क्या है? सर यहाँ पर पहली सावधानी है खा को रे वे नहीं लिखना चाहिए। खे को रे वे नहीं लिखना चाहिए। सर मैंने कहा कि यदि खा से हम एक शब्द लिखें खाना और इससे एक शब्द लिखें रवाना, तो सर ये जो खाना है ना, ये जो खाना है इसका अर्थ क्या होगा? सर खाना का अर्थ हो जाएगा भोजन करना। क्या होगा? भोजन करना। और सर ये रवाना है ना, इसका अर्थ क्या होगा? सर इसका अर्थ हो जाएगा चले जाना। अर्थात यदि हम खा को रे और वे लिखेंगे, यदि हम खा को रे और वे लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे खाना का अर्थ होता है भोजन करना और रे और वे लगा दिया रवाना, इसका अर्थ होता है चले जाना। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, सर दूसरा पॉइंट क्या है? तो यहां पर हमारा दूसरा पॉइंट है वे को वे नहीं लिखना चाहिए।
वह को वह नहीं लिखना चाहिए। सर कैसे? तो हमने यहां से एक शब्द लिया वहन और यहां से एक शब्द लिया वहन। सर यदि हम इसमें वहन की बात करें तो इस वाले वहन का अर्थ है भगनी, अर्थात माँ की बेटी, भगनी, इंग्लिश में बोलेंगे सिस्टर। और सर इस वाले वहन की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा बोझा ढोना या ढोना। इस वहन का अर्थ हो जाएगा ढोना और एक का अर्थ हो जाएगा सिस्टर। हमने कहा कि जो माँ की बेटी होती है वो भगनी होती है, जिसमें आपका ये वाला बै आ रहा है और ये वाला बै हमने लगा दिया तो वो हो जाता है वहन, जिसका मतलब होता है ढोना या बोझा ढोना। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। सर अगला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सिरोरेखा। सिरोरेखा क्या होता है? सर शब्द के ऊपर जो रेखा लगाई जाती है उसे हम सिरोरेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिरोरेखा कहते हैं। जैसे आप लोग देखोगे कि लिखते समय कुछ वर्णों पर सिरोरेखा तोड़ी जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं? सभी के सभी वर्णों पर सिरोरेखा लगा देते हैं या पूरे शब्द पर ही हम सिरोरेखा नहीं लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, जब भी हम हिंदी लिखेंगे तो सिरोरेखा लगाएंगे और जहां तोड़ी जाएगी वहां पर हम तोड़ेंगे। सर कौन कौन से वर्ण हैं जरा हमें बता दो जिन पर सिरोरेखा तोड़ी जाती है? तो जरा हम ध्यान देंगे वर्णों पर जो जिन पर तोड़ी जाती है। तो सर जैसे लिखेंगे हम था और लिखेंगे धा और हम लिखेंगे भा, इसके बाद लिखेंगे हम छा, इसके बाद लिखेंगे स्रा, इसके बाद सा और इसके बाद आ। सर ये वे वर्ण हैं जिन पर सिरोरेखा तोड़ी जाती है। सर यही है केवल? हाँ, सिर्फ के सिर्फ यही हैं जिन पर सिरोरेखा तोड़ी जाती है। और बाकी जितने भी आपके वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं, शेष सभी वर्णों पर सिरोरेखा लगाई जाती है। मैंने कहा कि थे, धे, भे, छ, स्र, स और अ, इन पर ही केवल सिरोरेखा तोड़ी जाती है। बाकी के जितने भी आपके वर्ण हैं सबके सब पर सिरोरेखा लगाई जाती है। क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या सर? एग्जाम्पल हमने लिखा पथिक। सर हमने पथिक लिखा तो हमने थे पर जो है सिरोरेखा तोड़ दी, हमने थे पर जो है सिरोरेखा तोड़ दी। इसके बाद हमने क्या लिखा? सर इसके बाद हमने आश्रम लिखा। सर आश्रम में सिरा पर हमने सिरोरेखा तोड़ दी। इसके बाद हमने लिखा धनुष, हमने लिखा धनुष, सर हमने धै पर सिरोरेखा तोड़ दी। अर्थात इन वर्णों पर सिरोरेखा तोड़ी जाती है। आप लोग ध्यान देंगे और जब भी हम हिंदी लिखेंगे तो सिरोरेखा जरूर लगाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हम। सर अगला जो पॉइंट है वो है संयुक्त वर्ण। अगला पॉइंट है संयुक्त वर्ण। यदि हम संयुक्त वर्ण की बात करेंगे तो इसमें पहला जो है वो है हा का संयुक्त रूप। हा के संयुक्त रूप की बात करें तो आपको पता है कि हा के संयुक्त रूप कितने हो सकते हैं? सर हा में वे लगा दिया, सर है में ने लगा दिया, सर है में या लगा दिया, सर है में मैं लगा दिया। ये सब के सब क्या हैं? सर ये सब के सब हा के संयुक्त रूप हैं। सब के सब हा के संयुक्त रूप हैं। सर इसकी बात करें ना तो जो वास्तव में बड़ा दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में बड़ा दिखाई दे रहा है वो वास्तव में छोटा है, वो वास्तव में छोटा है। इसमें हा हलंत के साथ आएगा और बा सर इसमें पूरा आएगा। सर इसकी बात करें न की, सर इसमें हा हलंत के साथ आएगा और इसमें ना सर पूरा आएगा। ऐसे ही इसकी बात करें तो हा हलंत के साथ और या पूरा। इसमें बात करें हा हलंत के साथ और मां पूरा। मां क्या आएगा? सर मां पूरा आएगा। इसमें हमने देखा कि हा का जो संयुक्त रूप है, हा वास्तव में बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में बड़ा नहीं है। सर जो नीचे लगा हुआ वर्ण है ना वो बड़ा माना जाता है। अर्थात यहाँ पर जो पहला वर्ण है हा वो आधा माना जाएगा और जो वास्तव में दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, वो आपका बड़ा माना जाएगा। अर्थात पहला वर्ण आधा या हलंत के साथ, दूसरा वर्ण स्वर के साथ अर्थात पूरा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने लिखा वर्तनी में आपको दिखाई देता है, वर्तनी में आपको दिखाई देता है वहेल। सर ये वहेल गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है वहेल। सर कैसे लिखा जाता है वहेल? तो हम देखेंगे
सर वहेल जो है ये लिखा जाता है, जिसे वहेल नहीं बोलते हैं, हवेल बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है और है को जो है हलंत के साथ और वे पर एक ही मात्रा, हवेल। हमने कहा कि अगला हमने लिखा चिन्ह। सर चिन्ह जो है ना हम ऐसे लिखते हैं, और इसको वास्तव में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह। और भी हो जाएंगे आपके, जैसे हमने लिख दिया ब्रह्मा, इसमें मैं आ गया। इसको सर हम कैसे लिख सकते हैं? सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ब्रह्मा। ये सब के सब इधर वाले दोनों ही सही हैं। तो हमने देखा कि सर हाँ वास्तव में बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है, छोटा है। और सर जो छोटा दिखाई दे रहा है वो वास्तव में बड़ा है। तो संयुक्त रूप में जो बड़ा है वो छोटा होगा, और जो वास्तव में छोटा दिखाई दे रहा है वही बड़ा होगा। या ऐसे बोल सकते हैं, पहला वर्ड आपका हलंत के साथ और दूसरा वर्ड आपका स्वर के साथ। स्वर वाला पूरा होगा और हलंत वाला आधा होगा। बात करें आगे दे का संयुक्त रूप। सर इस दे के संयुक्त रूप की बात करें, इस दे के संयुक्त रूप की बात करें तो यहां पर ध्यान देंगे हम। सर दे में हम ले सकते हैं क्या, ये दे में क्या लिख सकते हैं? सर ये होता है। दे की आगे बात करें सर, दे की आगे बात करें तो वह होता है, दे के साथ ही दे लगा होता है। सर ये सब के सब क्या हैं? सर ये दे के संयुक्त रूप ही तो हैं। सर दे के साथ एक और चीज लगी होती है जिसे हम मैं बोलते हैं, दे ऐसे भी तो हो जाता है। सर यदि हम इस वाले दे में बात करें ना, इस वाले दे में बात करें तो यहाँ पर एक दे आधा और एक दे पूरा। सर इस वाले दे की बात करें ना तो ये दे प्लस या इसका योग है। सर इसकी बात करें ना तो दे आधा और वह पूरा। यहां पर बात करें दे आधा और दे पूरा। सर यहां की बात करें दे आधा और मैं पूरा। यहां पर भी आपका दूसरा वर्ड पूरा माना जाएगा और पहला वर्ड जो दे है वो आधा माना जाएगा। पहला वर्ड जो दे है वो आधा है, अर्थात जो वास्तव में दिखाई दे रहा है वो आधा है, और जो छोटा दिखाई दे रहा है वो पूरा है, अर्थात हलंत के साथ है। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल हमने लिखे उद्देश्य। सर उद्देश्य ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्देश्य ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका जैसे मन करे वैसे लिखो। हमने कहा लिखा विद्या, हमने लिखा विद्या। सर विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं और विद्या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों के दोनों ही सही है। आगे बात करें सर, अगला टॉपिक हम उठा सकते हैं क्या, हमने लिखा पद्मा। सर पद्मा ऐसे भी लिख सकते हैं और पद्मा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात ये और ये दोनों ही शब्द सही हैं। वर्तनी के हिसाब से ये और ये दोनों ही सही हैं। इनका प्रयोग हम अधिकतर संस्कृत भाषा में करते हैं और इनका अधिकतर हिंदी भाषा में या टंकण विधि में इनका प्रयोग करते हैं हम। आगे बात करेंगे, जो अगला है आपका, अगला है सर रे का संयुक्त रूप। यदि हम रे के संयुक्त रूप की बात करें तो रे का संयुक्त रूप दो प्रकार से हो सकता है। सर कौन कौन सा हो सकता है जरा बता दीजिए। तो संयुक्त रूप की बात करेंगे हम, सर रे का जो संयुक्त रूप है वो दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? सर एक तो हो जाएगा पदेन रूप। सर रे का जो पदेन रूप है ना वो नीचे लगाया जाता है, अक्सर नीचे लगाया जाता है ये वाला। और सर दूसरा हो जाएगा रेप रूप। ये क्या होता है? सर ये ऊपर उड़ाया जाता है। मैंने कहा कि रे का जो पदेन रूप है वो नीचे लगाया जाता है और रे का जो रेप रूप है वो ऊपर उड़ाया जाता है। इतना क्लियर? सर क्लियर है, आगे बता दो। तो मेरे लाल जरा आगे देखिए आप। आगे मैंने कहा सर आगे जो है ना, आगे ये जो पदेन रूप है ना हमेशा अपने आगे वाले वर्ड पर लगाया जाता है, हमेशा अपने आगे वाले वर्ड पर लगाया जाता है। पदेन रूप हमेशा अपने आगे वाले वर्ड में लगता है। सर इसकी बात करें, हमेशा अपने पीछे वाले वर्ड में जुड़ता है। सर यहां बात करें रे की तो यहां
रे पूरा होता है। सर यहां बात करें हम रे की, तो यहां रे आधा होता है। सर ये रे आगे वाले वर्ड पर लगता है, ये रे पीछे वाले वर्ड पर लगता है, और इस रे की बात करें ना हम, तो ये पूरा होता है और ये वाला रे आधा होता है। तो सर ये संयुक्त वर्ड बना रहा है जिसमें एक एक वर्ड तो आपका आधा होगा। तो सर ये जिस वर्ड पर लगता है ना, जिस वर्ड पर लगता है वह आधा होता है। हमने कहा कि जिस वर्ड पर यह पदेन रूप लगा वह आधा होगा, और यहां पर बात करें जिस वर्ड पर लगा वह पूरा होता है। हमने कहा कि ये जिस वर्ड पर आगे आके लगता है ना वो आधा होता है, और ये जिस वर्ड पर उड़ाया जाता है वो पूरा होता है। सर कैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम? हमने कहा कि एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पलों की ओर ध्यान देंगे हम। मैंने कहा कि पदेन रूप के जो एग्जाम्पल हैं मैंने यहां पर लिख दिए। जैसे मैंने लिखा प्रकाश, जैसे मैंने लिखा उम्र, जैसे मैंने लिखा क्रम। सर आदि कर दो यहां पर। सर इसमें जो ये रे आया है ना, ये जो रे आया है, ये इसमें जो रे आया है ना, ये जो रे आया है ये, सर ये पूरा है। ये क्या है सर? ये पूरा है। हमने कहा कि पदेन रूप में जो रे है वो पूरा है। और सर इस रेफ रूप की बात करें ना, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो। इसके एग्जाम्पल में जरा यहां पर लिखे देता हूं। जैसे मैंने लिखा सर्प, यहां पर बात करूं जैसे मैंने लिखा कार्य, ठीक। और भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा नर्म। सर ये क्या है? सर ये रे के रेफ रूप है। सर ये क्या है? सर ये रे के पदेन रूप हैं। जरा इनका हमको वर्ण विच्छेद बता दीजिए, क्या कौन सा पूरा है? तो सर इसमें मैं क्रम का वर्ण विच्छेद कर रहा हूं। के आया और के बाद सर रे आया, और रे के बाद ए आया, फिर मैं आया, और मैं के बाद ए आया। हमने देखा कि ये वाला ए रे को पूरा करेगा, तो पदेन रूप में रे पूरा है। सर इसमें बता दो जरा, तो मैं जरा इसका वर्ण विच्छेद कर रहा हूं। से आया, से के बाद ए आया, फिर आपका पे आया, फिर आपका ए आया, फिर आपका रे आया, और रे के बाद आपका पे आया, और पे के बाद आ आया। सर आ इसमें पे को पूरा कर रहा है, तो ये जो रे है ना, ये रे यहाँ पर आधा रह जाएगा। यहाँ पर रे को संयोग दे दिया ए ने, इसीलिए यहाँ रे पूरा हो गया। यहाँ पर रे को किसी ने संयोग नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर रे आधा रह गया। क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर है। आगे की बात करते हैं। मैंने कहा कि रे पर, रे वर्ड पर उ और री की मात्रा। मैंने कहा कि इन पर यदि मैं मात्राओं की बात करूं, यदि मैं इन पर मात्राओं की बात करूं तो मात्राएं देखेंगे, तो मात्राएं देखेंगे। मैंने कहा कि यदि रे पर मैं ऊ की मात्रा लगाऊं ना, तो ये ऐसे लगाई जाती है। सर यहां पर क्या है? सर यहां पर रे प्लस ऊ ये है। सर मैं कहूं इस पर यदि मैं मात्रा लगाऊं ना रे पर बड़े ऊ की, तो सर ये ऐसे लगाई जाती है। यहां पर घुंटी मुड़ती नहीं है सर, यहां पर घुंटी मुड़ जाती है। मैंने कहा कि ये रे प्लस ऊ हो जाएगा। मैंने कहा कि यदि रे पर री की मात्रा लगाऊं ना री, तो सर रे पर जो है ना री की मात्रा लगाई नहीं जाती है, अर्थात री की मात्रा नहीं लगती है। हमने कहा कि रे वर्ड के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? सर यदि हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घुंटी मोड़ेंगे नहीं, और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो घुंटी मोड़ देंगे, और रे के साथ री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। सर आगे बात करें, जो अगला टॉपिक है आपका शब्दों के उच्चारण में सावधानी।
शब्दों के उच्चारण में सावधानी, तो यहां पर ध्यान देंगे शब्दों के उच्चारण में सावधानी। पॉइंट हम पहला लिखेंगे, पॉइंट हम पहला लिखेंगे सर, शब्दों के उच्चारण में सावधानी में पॉइंट हम पहला लिख लेंगे क्या, यदि शा के बाद का से मां तक कोई व्यंजन आए तो सा से पहले ई की ध्वनि का आती है। हमने कहा कि सा से पहले ई की ध्वनि आती है, लेकिन वहां पर ई नहीं होती है। सर सा से पहले यदि सा के बाद यदि का से मां तक कोई भी व्यंजन आ जाए, अर्थात स्पर्श व्यंजन आ जाए या वर्गीय व्यंजन आ जाए, तो सर सा से पहले ई की ध्वनि आती है, लेकिन ई वहां पर शामिल नहीं होती है। सर ई वहां पर नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हमने लिखा क्या सर, एग्जाम्पल हमने लिखा स्कूल। सर स्कूल में ई की ध्वनि आ रही है। हमने लिखा स्पीक, सर हमने लिखा स्पर्श, सर हमने लिखा स्पीकर। हमने देखा कि सर सा के बाद का आया तो ई की ध्वनि आई, सा के बाद पा आया फिर भी ई की ध्वनि आई। हमने कहा कि सा के बाद का से मां तक कोई भी व्यंजन आता है तो सा से पहले ई की ध्वनि का उच्चारण किया जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें हम यहां पर, सर जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका, यदि सा के बाद वा आए तो सा से पहले ऊ की ध्वनि आती है। तो सा से पहले ऊ की ध्वनि आती है, लेकिन ऊ वहां पर होता नहीं है। मैंने कहा कि यदि सा के बाद वह आ जाए तो सा से पहले ऊ की ध्वनि आती है, लेकिन ऊ वहां पर होता नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल हमने लिखा क्या लिखा, जैसे हमने लिखा स्वयं, सर ऊ की ध्वनि आई। जैसे हमने लिखा स्वागत, सर ऊ की ध्वनि आई। जैसे हमने लिखा स्वार्थ, सर यहां पर भी ऊ की ध्वनि आई। वहां पर भी क्या आई सर, स्वार्थ में भी ऊ की ध्वनि आई। हमने कहा कि तो वा के साथ तो सा के हमने कहा कि यदि सा के बाद वा आए तो सा के साथ ऊ की ध्वनि आती है। हमने कहा कि यदि सा के तुरंत बाद वा आ जाए तो सा के बाद ऊ की ध्वनि आती है। जैसे स्वयं, स्वागत और स्वार्थ, इसमें सा के बाद या सा के साथ ऊ आ रहा है, लेकिन ऊ वहां पर नहीं है। सर अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है हमारा डे, ढे, डे और ढे का प्रयोग। यदि हम इनकी बात करें तो यहां पर लिखेंगे हम क्या सर, यहां पर लिखेंगे यदि ये वाला डे और ये वाला ढे, इन दोनों की बात करें तो ये शब्द के शुरुआत में प्रयोग होते हैं। मैंने कहा कि ये
शब्द के शुरुआत में प्रयोग होते हैं। तो सर बाकी के कहाँ प्रयोग होंगे, कौन कौन से? सर ये वाले रे और ढे की बात करें, ये कहाँ प्रयोग होंगे? तो सर ये कहीं नहीं प्रयोग होंगे। ये शब्द का पहला अक्षर छोड़कर कहीं भी आ सकते हैं। हमने कहा कि डे और ढे की बात करें, डे और ढे की बात करें तो डे और ढे शब्द के पहले अक्षर में आएंगे या शुरुआत में आएंगे, लेकिन रे और ढे की बात करें तो शब्द का पहला अक्षर छोड़कर या पहला वर्ड छोड़कर कहीं भी आ सकते हैं। जरा सर समझाइए तो आप लोग समझेंगे। हमने कहा कि तो जरा देखिए, हमने कहा जैसे हमने लिखा डमरू, सर डमरू में डे शुरुआत में आया। जैसे हमने लिखा ढोलक, सर ढे शुरुआत में आया। जैसे हमने लिखा ड्रम, सर ढे शुरुआत में आया। जैसे हमने लिखा ढक्कन, सर ढे शुरुआत में आया। सर यहां पर बात करें हम रे और रे की तो हमने कहा सड़क, सर रे बीच में आया। सड़क नहीं लिख सकते, हम सड़क लिखेंगे। सर ढे की बात करें तो हमने लिखा पढ़ना, सर ये बीच में आया। जैसे हमने लिखा चढ़ना, सर ये बीच में आया। जैसे हमने लिखा सड़ना, सर ये रे बीच में आया। सर हमने कहा कि डे और ढे शब्द के शुरुआत में आएंगे, लेकिन रे और ढे सर शब्द के पहले अक्षर को छोड़कर कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। दैट इज क्लियर? सर क्लियर हो गया तो आगे बात करते हैं। हमारा जो अगला है अनुस्वार, पंचमा अक्षर और चंद्रबिंदी का प्रयोग। सर चंद्रबिंदु, अनुस्वार और पंचमा अक्षर इनका प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। सर पहला जो टॉपिक है वो है हमारा अनुस्वार। जरा अनुस्वार की ओर ध्यान देंगे। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? तो हमने कहा कि अनुस्वार का प्रयोग है ना हम संस्कृत भाषा के शब्दों का या संस्कृत शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, तो पंचमा अक्षर के रूप में कॉमा हम बोल सकते हैं। शिरोरेखा के ऊपर आने वाली मात्राओं के साथ हम अंग का प्रयोग करते हैं या अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। सर अनुस्वार होता तो यही है ना, सबको पता है कि इसको अनुस्वार कहते हैं। तो इसका हम प्रयोग करेंगे पंचमा अक्षर के रूप में। दूसरा शिरोरेखा की ऊपरी मात्राओं के साथ सर तीसरा हो जाएगा अंग के उच्चारण के लिए। हमने कहा कि जो अनुस्वार है ना, इसका प्रयोग हम 3 जगह करते हैं। पहला हो जाएगा पंचमा अक्षर के रूप में, दूसरा हो जाएगा शिरोरेखा की ऊपरी मात्राओं के साथ, और तीसरा हो जाएगा अंग के उच्चारण के लिए। सर बात करें तो जरा बताइए, हमने कहा कि पंचमा अक्षर के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। तो मैंने कहा कि सर जब भी हम गंगा लिखते हैं तो वो ऐसे लिखे जाता है, जिसको हम अनुस्वार के साथ ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, यहीं पर संबंध, यहां पर लिख लो सर संबंध हमने लिखा, लेकिन टंकण विधि में या अनुस्वार के साथ संबंध हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा लिख सकते हो, हमने लिखा कंठ। सर कंठ की बात करें तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं कंठ को ऐसे। हमने कहा कि कंठ को ऐसे लिख सकते हैं, गंगा को ऐसे लिख सकते हैं, संबंध को ऐसे लिख सकते हैं। सर ये तीनों के तीनों सही हैं। सर ऊपर वाली शिरोरेखा के ऊपर वाली जो मात्राएं हैं उनके साथ कैसे प्रयोग करोगे? जैसे मैंने लिख दिया क्यों, और क्यों में ये आ गया। मैंने लिखा मैं, सर मैं, जैसे मैंने लिखा क्या मैं, सर मैं में ये आया, लेकिन इसके साथ ये मात्राएं।
जैसे मैंने लिखा चारों, सर चारों में ये अनुस्वर के साथ, ये ओ के साथ क्या आया, अंग आया। ये क्या है सर, ये भी तो आपका क्या है, अनुस्वर है। पांचवा क्या है, अंग के उच्चारण के लिए, जैसे मैंने लिखा संसार, सर संसार में भी तो आ गया। जैसे मैंने लिखा संयम, सर संयम में भी तो आ गया। सर जैसे मैंने लिखा स्वयं, सर स्वयं में भी तो आ गया। तो सर ये अंग का उच्चारण कर रहे हैं और ये शिरोरेखा की ऊपर वाली मात्राओं के साथ है। और इसकी बात करें तो ये पंचमा अक्षर के रूप में अनुस्वर का प्रयोग हो रहा है। बात करें हम आगे तो अगला पॉइंट है हमारा पंचमा अक्षर, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, या इसको पढ़ना चाहो तो आगे पढ़ा देंगे, लेकिन अगला जो पॉइंट है हमारा वो है क्या, चंद्र बिंदु। तो हम चंद्र बिंदु की ओर ध्यान देंगे। सर चंद्र बिंदु की बात करें तो इसका केवल एक ही प्रयोग है, वो हम लिख लेंगे। सर इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में शिरोरेखा की नीचे वाली मात्राओं के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, सर शिरोरेखा की नीचे वाली मात्राओं के साथ किया जाता है। जैसे हमने लिखा, क्या लिखा सर हमने, जैसे हमने लिखा मुंह, जैसे हमने लिखा मुंह, सर ये तो आ गया आपका चंद्र बिंदु। जैसे हमने लिखा आंख, सर ये तो आ गया आपका चंद्र बिंदु। जैसे हमने लिखा चांद, सर ये तो आ गया आपका चंद्र बिंदु। तो हमने क्या देखा कि अनुस्वार का प्रयोग पंचमा अक्षर के रूप में, अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं के साथ, और अनुस्वार का प्रयोग हम कर सकते हैं अंग के उच्चारण के लिए। लेकिन यदि हम चंद्र बिंदु की बात करें तो इसका प्रयोग भी हम अनुस्वार के रूप में ही करते हैं, लेकिन शिरोरेखा के जो नीचे वाली मात्राएं हैं ना, उनके साथ हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।